नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा, एक्स इंडियन एयरफोर्स ESP आइंस्टाइन साइंस प्लेनेट से। हम क्यूरियोसिटी क्लास 7 के लिए चैप्टर नंबर 5 करने जा रहे हैं एक नए फ्लेवर में। फ्लेवर क्या रहेगा? आधा घंटा पूरा चैप्टर, विद इन आधे घंटे में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, चेंजेस अराउंड अस फिजिकल एंड केमिकल। हम चेंजेस के बारे में समझेंगे, क्या क्या चेंजेस होते हैं साइंस के लैंग्वेज में, और प्रिसाइज जाएँ तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम समझेंगे कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। जैसे यहाँ बेटा बच्चे दिखा रखे हैं, ये क्या कर रहे हैं? पहला बच्चा जो आइस है वो पिघल गई, उसके बारे में बात कर रहा है कि मैंने देखा, मैं आइस को रखा, थोड़ी देर बाद वो अपने आप पिघल गई। दूसरा बच्चा बात कर रहा है कि मैंने देखा कल एक बर्ड आया हुआ था, फ्लावर रोज के प्लांट के ऊपर एक बर्ड आया हुआ था और वो कन्वर्ट हो गया फूल में। थर्ड बच्चा बता रहा है द बॉटल कंटेनिंग कोल्ड वाटर इज़ नॉट कोल्ड एनीवेयर एनीमोर। अब वो स्कूल में लेके गया ठंडी बॉटल और देखा उसने 2 घंटे बाद 4 घंटे बाद पानी अब ठंडा नहीं है, ऐसा क्यों? फोर्थ बच्चा बता रहा है कि उसने बनाना के ऊपर देखा कुछ ब्राउन स्पॉट्स आए हुए थे। कल देखा उसने कि ब्राउन स्पॉट्स आए हुए थे, लेकिन आज वो देख रहा है कि अभी ब्राउन स्पॉट्स और ज़्यादा गहरे हो गए हैं और उसकी स्मेल चेंज हो गई है, मीन्स पक गया है। अब ये बोल रहा है दीज स्टूडेंट्स आर डिस्क्राइबिंग सम चेंजेस। यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये सभी के सभी चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस आर दे टॉकिंग अबाउट? किस टाइप के चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं? लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। आओ देखते हैं और समझते हैं। इसमें क्या किया बेटा उसने? सम चेंजेस ऑब्जर्व अराउंड अस। आप भी अपने आसपास में बहुत से चेंजेस देख रहे होंगे। टेबल 5.1 में यही बता रखा है कि आप अपने आसपास में कुछ चेंजेस देख पा रहे होंगे, उन्हें आप ऑब्जर्व करेंगे और टेबल में लिखेंगे। यहाँ आप ऑब्जर्वेशन लिखेंगे। क्या ऑब्जर्वेशन लिखेंगे? मेल्टिंग आइस क्यूब। आइस क्यूब देखी मैंने, थोड़ी देर बाद वो पिघल गई, तो आपको ऑब्जर्वेशन में क्या दिखाई दिया? उसके साइज में फ़र्क दिखाई दिया, शेप में फ़र्क दिखाई दिया, कलर में फ़र्क दिखाई दिया। जो चेंजेस आपको महसूस हुए वही ऑब्जर्वेशन यहाँ लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइस क्यूब के बारे में बात करें तो आइस क्यूब में मुझे क्या दिखाई दिया? मुझे सर उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो गया। अर्लियर इट वॉज ए सॉलिड, नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वही आप लिख सकते हो। दूसरा आप क्या लिख सकते हो? उसका शेप भी चेंज हो गया, पहले क्यूब की फॉर्म में था, अभी लिक्विड की फॉर्म में आ गया है, पानी की फॉर्म में आ गया, वो लिख सकते हो। चॉपिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल को काटने में मैंने क्या फ़र्क देखा? मैंने उसकी शेप में और साइज में फ़र्क देखा। इस टाइप से आप पूरा टेबल भर देंगे। यू माइट हैव नोटिस दैट दीज चेंजेस कुड बी इन द साइज। बेटा पूरी बुक में, पूरे चैप्टर में जहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मैंने उसे रेड से हाईलाइट किया है। आप लोग भी अपना हाईलाइट कर सकते हैं। तो मैं क्या देखा? मुझे उसके साइज में फ़र्क दिखाई दिया या फिर शेप में। साइज और शेप में फ़र्क होता है, ये आपको पता होगा ना बेटा। साइज, बड़ा साइज, छोटा साइज, और शेप मान लिया अभी सीधी खड़ी है फिर टेढ़ी होगी, लाइक दैट। वो मुझे साइज में फ़र्क दिखाई दिया, शेप में फ़र्क दिखाई दिया, या फिर स्मेल में। इन केस ऑफ बनाना में मुझे स्मेल में फ़र्क आया था। और अदर प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट, जो चीज़ें थी, जो सब्सटेंस था या फिर ऑब्जेक्ट थी, उसमें मुझे साइज, शेप, स्मेल या फिर कोई और दूसरी प्रॉपर्टी में चेंजेस दिखाई दिए। We observe the changes occurring around us with the help of our senses. आपने चेंजेस को कैसे पता लगाया? जो चेंजेस हुए, जो स्मेल चेंज हुई, वो आपको कैसे पता चली? सर मैंने उसको सूंघ के देखा। किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ नोज। मुझे साइज में फ़र्क दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? विद द हेल्प ऑफ आइज। तो वही बता रहा है किस चीज़ का, कौन से सेंसेस आपने यूज़ की? साइट, आइज का यूज करते हुए, स्मेल, नोज का यूज करते हुए, टच विद द हेल्प ऑफ स्किन, स्किन के हेल्प से, एंड हियरिंग, हियरिंग विद द हेल्प ऑफ ईयर्स, एंड टेस्ट, टेस्ट का कैसे पता चला बेटा? विद द हेल्प ऑफ टंग। विद दिस हम इस टाइप से कर सकते हैं। कैन वी अरेंज दीज चेंजेस इनटू कैटेगरीज? अब ये गुड़िया पूछ रही है इतने सारे चेंजेस मुझे दिखाई दिए, क्या मैं इसको कैटेगरी वाइज बना सकता हूँ क्या? अलग अलग कर सकता हूँ क्या? 6th क्लास में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। अभी क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहा है, क्या मैं इसको अलग अलग पार्ट्स में कर सकती हूँ क्या? आगे देखते हैं। तो फर्स्ट टाइप के चेंजेस के बारे में बात कर रहा है। ए सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस। एक सब्सटेंस ऐसा हो सकता है बेटा, फॉर एग्जांपल यहाँ बता रखा है कि पहले ये क्या थे? ये पेपर के बनाए हुए कुछ एयरक्राफ्ट, कुछ चीज़ें हैं। जिसको पूछ रहा है एक ऐसा सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस में चेंज आ जाएगा।
हाँ सर, पहले प्लेन पेजेस थे, अब उसने डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स बना दिए, कहीं बर्ड बना दिए, कहीं एयरक्राफ्ट बना दिए, बट रिमेन द सेम। लेकिन उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में कोई चेंज नहीं है। क्या पहले पेपर थे, अब ये क्या बन गए? अभी भी पेपर ही है सर, अभी भी पेपर ही हैं। वही बता रहा है बेटा, ए सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस, अपीयरेंस में चेंज आ जाएगा, लेकिन जो चीज़ थी वो मेरी सेम ही रहेगी। जैसे यहाँ समझा रहा है बेटा, कुछ शीट्स ऑफ पेपर लिए और उनको नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके फिर देख रहा है क्या कुछ बड़े चेंजेस आए क्या? नहीं सर, सेम अभी भी है पेपर ही, वो सब पेपर ही हैं। नेक्स्ट, प्लेइंग विद द बैलून। एक बैलून लिया उसने, बैलून में हवा भर ली, बैलून में हवा भर ली और थोड़ी देर बाद मैंने हवा निकाल दी, बस उसको फ्री कर दिया। बैलून में हवा भर ली, हवा भरने के बाद मैं उसको फ्री कर दूंगा तो आप क्या देखोगे? थोड़ी देर बाद उसकी हवा निकल जाएगी। अभी भी बैलून ही है सर, कोई फर्क नहीं आया। लेकिन अगर मैं एक पिन का यूज करते हुए भरे हुए बैलून को फोड़ दूं, जैसे शैतान बच्चे नहीं करते, बैलून में मैंने पिन मार दी, पिन मारने से होगा क्या? वो फट जाएगा। क्या फिर से उसको बैलून बना सकते हो क्या? क्या वो चीज़ जो बैलून थी और फट गई फिर से बैलून बन जाएगी क्या? फिर से उसमें हवा भर पाएंगे क्या? नहीं भर पाएंगे। सी में क्या करता है बेटा? क्रशिंग अ पीस ऑफ चॉक। एक चॉक लिया, स्कूल में नॉर्मली आपको चॉक मिल जाएगा, उसको मैंने क्रश करके देखा, स्मॉल पीसेस को पाउडर में बना लिया। अब उस पाउडर को क्या मैं फिर से चॉक बना पाऊंगा क्या? नहीं बेटा, नहीं बना पाएंगे। वही चीजें बता रहा है। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन द चेंजेस लिस्टेड इन ए, बी एंड सी? जो तीन चीजें हमें बताई उनमें कुछ सिमिलरिटी है क्या? ड्यूरिंग ऑल दीज चेंजेस, जो ये चेंजेस हुए, मटेरियल सच एज द पेपर, कौन कौन से मटेरियल यूज किए बेटा? उसने पेपर यूज किया, रबड़ यूज किया, जो बैलून का मटेरियल था वो किस चीज का था? रबड़ यूज किया, एंड द चॉक। तीन चीजें यूज की, रिमेन द सेम, चीजों में कोई फर्क नहीं आया। पेपर, एयरक्राफ्ट बनने के बाद फिर भी पेपर ही था। रबड़, बैलून, मैंने हवा निकाल दी या उसे पिन से फोड़ दिया, इवन देन ये रबड़ ही था। एंड द चॉक, टूटने के बाद, पाउडर बनने के बाद भी उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी थी? चॉक की ही थी। वही बता रहा है, रिमेन द सेम दो देयर अपीयरेंस चेंज हो गई। मेन जो आइटम बना हुआ था वो उसी चीज का था, लेकिन उसकी अपीयरेंस में मुझे फर्क दिखाई दिया, उसका शेप चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, वो बदल गया है। वही बता रहा है, इन ऑल दीज केसेस ऑल्दो वी ऑब्जर्व ए चेंज इन द अपीयरेंस, मुझे अपीयरेंस में फर्क दिखाई दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इन सब केसेस में कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। चॉक ही थी, पाउडर ये अपना बैलून ही था, पेपर ही था। नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, सच चेंजेस इन विच ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई हो, जैसे कि शेप, साइज, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। नाम से पढ़ो बेटा, फिजिकल चेंजेस, जिसमें सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई हो, उसे हम फिजिकल चेंजेस कहेंगे। यहां तक समझ आ गया बेटा? अभी दूसरे टाइप के सब्सटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। कुछ और एग्जांपल लेंगे और देखेंगे कि ये चेंजेस किस टाइप के हैं। ए सब्सटेंस में चेंज इन अपीयरेंस एट नॉट रिमेन द सेम। अब की बार, पिछली बार क्या हुआ था? अपीयरेंस में चेंज हुआ था सर, लेकिन मेरा सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ था। लेकिन यहां क्या कर रहे हैं? सब्सटेंस में अपीयरेंस में चेंज होगा एंड नॉट रिमेन द सेम। उसमें क्या था? सेम था, लेकिन यहां सेम नहीं रहेगा। अपीयरेंस के साथ साथ मेरा सब्सटेंस भी चेंज हो रहा है। यहां आप समझ पा रहे हो ना, यहां सब्सटेंस भी चेंज हो रहा है। आइए समझते हैं कैसे। उसने क्या किया बेटा? यहां दो ग्लास लिए, ग्लास ए, ग्लास बी। फर्स्ट ग्लास में उसने सिर्फ और सिर्फ पानी डाला, टैप वाटर डाला। दूसरे ग्लास में ग्लास टम्बलर कंटेनिंग लाइम वाटर। लाइम वाटर नींबू का पानी क्या? नहीं, चूने का पानी। उसने उसमें चूने का पानी डाला, अब वो उसमें ब्लो कर रहा है। पहले ए में किया, फिर बी में ब्लो किया। एक बात बताओ बेटा, जब सिर्फ पानी में आप बुलबुले छोड़ते हो, अपनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, हम एक्सेल क्या करते हैं? जब हम हवा फू करते हैं तो फू करते वक्त हम एक्सेल क्या करते हैं? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जब मैंने इसमें कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी तो पानी पे कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं सर, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ बुलबुले बनेंगे और कोई इफेक्ट नहीं आएगा। फिर जब लाइम वाटर में मैंने यही हवा छोड़ी तो कुछ चेंजेस मुझे दिखाई देंगे, मेजर चेंजेस दिखाई देंगे। मेजर चेंजेस क्या होंगे बेटा? लाइम वाटर कन्वर्ट हो जाएगा मिल्की वाइट कलर।
मिल्की वाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, वही समझते हैं। इन ग्लास टम्बलर ए, ब्लोइंग एयर इनटू द वाटर क्रिएट्स बबल्स ओनली एंड देयर इज नो चेंज इन द अपीयरेंस। अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं आया। लेकिन बी में क्या हुआ, जब मैंने लाइम वाटर में छोड़ा, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, उसको मिल्की कलर, प्योर मिल्की कलर में आ गया। सच चेंजेस इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, ऐसे चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा कुछ नए प्रोडक्ट बने, जैसे इसमें क्या बन गया, इसमें मिल्की कलर का कुछ लिक्विड बन गया, आर नॉन एज केमिकल चेंजेस। कौन से चेंजेस, जिसमें केमिकली चेंज हुआ है। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। पहली बार बेटा आप ये नाम सुन रहे हो। ये नए सब्सटेंस कैसे बने, ये नए सब्सटेंस बने एक प्रोसेस से, जिस प्रोसेस का नाम था केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन। इन दिस केस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, आपने कौन सी गैस डाली बेटा, आपने कार्बन डाइऑक्साइड डाली जो आपने एक्सेल की, रिएक्ट विद लाइम वाटर, लाइम वाटर के साथ इसने रिएक्शन किया एंड फॉर्म्स ए न्यू व्हाइट कलर सब्सटेंस दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। पहली बार कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर इनसॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। देयरफॉर द लिक्विड इन द बॉटल अपीयर्स मिल्की, वो पानी में नहीं घुला इसीलिए आपको अलग से दिखाई देगा। बेटा पहली बार आप ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेशन टेस्ट कर रहे हैं, अभी आप 7th क्लास में है, 8th में, 9th में, 10th में, बार बार आएगा ये। जहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड कंफर्म करनी हो, जहाँ भी कोई गैस निकली और मुझे कंफर्म करना है क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप तुरंत लाइम वाटर का यूज़ करो। लाइम वाटर में वो गैस, जो भी गैस आपने आउट हुई है वो उसको अंदर डाल दो। अगर उसका कलर मिल्की वाइट हो गया और उसने क्या बना दिया, उसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, तो आप बोल दोगे ये गैस जो थी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंफर्मेशन टेस्ट बोल सकते हो आप। हुआ क्या, केमिकली इक्वेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है। हुआ क्या, लाइम वाटर में जब मैंने कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई, लाइम वाटर का केमिकल नाम क्या है बेटा, केमिकल हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई तो क्या चीज़ बनी, कैल्शियम कार्बोनेट बना, जो कि एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, पानी के अंदर घुलेगा नहीं, प्लस पानी बन गया। अब जब ये दोनों नहीं घुल रहे हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल्की वाइट कलर का है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी उसी चीज़ को बेटा दोबारा से करके देख रहा है। एक और एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, विनेगर जो सिरका या फिर लेमन जूस, नींबू का जूस लिया, उसके अंदर उसने अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा मिला दिया। बेकिंग सोडा का केमिकल नाम क्या है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। घरों में बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है बेटा, आपके किचन में भी मिल जाएगा। बेकिंग सोडा यूज़ किया जाता है बेटा पफिंग के लिए, मम्मी बेकिंग के लिए यूज़ करती हैं। तो आपने सिरका लिया या फिर लेमन जूस ले लो, एक चीज़ ले लो, हम लेमन जूस ले लेते हैं, मैंने उसमें बेकिंग सोडा मिलाया, तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा, फिजिंग बबलिंग साउंड आएगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक में आते हैं ना बेटा, जब हम कोल्ड ड्रिंक करते हैं वैसी साउंड, एंड सी द गैस बबल्स फॉर्मिंग, और गैस बबल बनते हुए देख रहा हूं मैं। अब मुझे कैसे पता चलेगा सर कि कौन सी गैस इवॉल्व हुई, मैंने यहाँ इस टेस्ट ट्यूब में या फिर यहाँ, उसने एक टेम्परेरी बना के दिखाया है, कोई भी एक ले सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री लैब में हैं तो ये यूज़ कीजिए, लाइम वाटर नहीं, लेमन वाटर और बेकिंग सोडा यहाँ उसने ऐड किया, कोई फिजिंग साउंड आई, यानी कोई गैस इवॉल्व हुई। और गैस इवॉल्व हुई तो मैंने क्या किया, उस गैस को यहाँ किसके साथ रिएक्ट करूँगा, मैंने बताया था, मुझे डाउट था कि क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, तो मैं लाइम वाटर लूँगा, उसके साथ मिक्स करूँगा, अगर इसके अंदर मिल्की कलर आ गया तो मैं बोल दूंगा कार्बन डाइऑक्साइड है। सेम चीज़ उसने टेम्परेरी तरीके से यहाँ कर सकते हो। अगर आपके पास टेस्ट ट्यूब वगैरह नहीं है तो इस तरीके से कर सकते हो। सम अदर प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंजेस, अब कुछ और केमिकल चेंजेस के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रस्टिंग के बारे में बता रहा है बेटा। लोहा, जब भी आप देखा होगा बारिश के सीजन में आपकी साइकिल बाहर रह गई, कोई और चीज़ लोहे की जो बाहर रखी रह गई, तो थोड़े दिनों बाद स्पेशली इन मानसून सीजन, बारिश के सीजन में उसके ऊपर इस तरह से ब्राउन कोटिंग आ जाती है, जैसे हम जंग लगना बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में रस्टिंग बोलते हैं। अ न्यू ब्राउन कलर सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, जंग। Thus रस्टिंग इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। रस्टिंग केमिकल चेंज है क्या सर? हाँ बेटा, लोहे को उसने कन्वर्ट कर दिया फेरस ऑक्साइड में। लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में बोलते हैं बेटा फेरस। फेरस के साथ ऑक्सीजन मिल गई तो क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड। इसको क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू सब्सटेंस दैट इज आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड
या फिर फेरस ऑक्साइड बोल सकते हो, वो फॉर्म हो रहा है। सेकेंड इज कम्बस्टन। कम्बस्टन में क्या होगा बेटा? कम्बस्टन में होगा आप जला रहे हो। यहाँ क्या जला रहे हो? आप एक मैग्नीशियम रिबन लिया बेटा, आपने एक मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको किसके प्रेजेंस में जला रहे हो? एयर है आसपास, एयर है तो वो उसके साथ रिएक्ट करेगी, एयर उसके साथ रिएक्ट करेगी। अ न्यू सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बन गया। कैसे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम आया, ऑक्सीजन से ऑक्साइड आया, एक नया सब्सटेंस बन गया। तो ये बताओ जब नया सब्सटेंस बनेगा तो वो क्या, कौन सा चेंज होगा? केमिकल चेंज होगा। सो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन ऑल्सो इन्वॉल्व्स ए केमिकल चेंज। हुआ कैसे? यहाँ मैग्नीशियम जो रिबन की फॉर्म में था, ऑक्सीजन में जला, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला और उसने नया चीज बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो नीचे यहाँ डॉट्स की फॉर्म में गिरेगा, यहाँ डॉट्स की फॉर्म में गिरेगा, जो एक व्हाइट कलर का पाउडर है। साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ? यहाँ हीट प्रोड्यूस हुई सर, और रोशनी प्रोड्यूस हुई, लाइट। ये उसमें क्या लिखा क्या है? किस फॉर्म में लिखा है? सर हमने तो कभी देखा नहीं बेटा, ये केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट, एक केमिकल रिएक्शन जो इस तरफ वाले पोर्शन है ना बेटा, इस एरो के लेफ्ट साइड वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं बेटा? रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएक्टेंट। और इसके उधर एरो के उस तरफ क्या बन गए? ये सब क्या है बेटा? प्रोडक्ट्स हैं। तो वही बता रहा है, व्हाइल ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड कंबस्टन। इसी को कंबस्टन बोलते हैं बेटा। सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबस्टन रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबस्टिबल रिएक्शंस। ऐसे सब्सटेंसेस जो जल सकते हैं, जो जल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी जल सकती है, पेपर, कॉटन, केरोसिन, ये सब जल सकता है। वही एग्जाम्पल बता रहा है। अभी नेक्स्ट पूछ रहा है, लेट अस फाइंड आउट वेदर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबस्टन। क्या जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है क्या? आपको क्या लगता है? एक मिनट के लिए पॉज लेके सोचो, आपको क्या लगता है? और फिर एक बार इस एक्सपेरिमेंट को देखो। मैंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में, एक कैंडल जला दी। अब जब मैं कैंडल जला रहा था तो कैंडल बड़े अच्छे से जल रही थी, वैक्स पिघल रहा था और कैंडल काफी देर तक जलती रही। क्यों? क्योंकि आसपास में बेटा सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन उसको मिल रही थी। अब मैंने क्या किया, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ करने के लिए, ऑक्सीजन ताकि उसको ना मिल पाए, उसके ऊपर गिलास रख दिया इन्वर्टेड पोजीशन में उल्टा करके। तो क्या होगा, जितना इसके अंदर में यहाँ ऑक्सीजन होगी उतनी देर तो कैंडल जलेगी, उसके बाद ब्लोन ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको बाहर से अब ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसके पास ऑक्सीजन सप्लाई कट हो गई है, तो अब वो नहीं जल पाएगी। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ में आएगा बेटा कि जलने के लिए ऑक्सीजन कंपल्सरी है। नेक्स्ट, साइंस एंड सोसाइटी में बता रहा है बेटा, अगर आपके आसपास भगवान ना करे कभी किसी आदमी को आग लग जाए, किसी की बॉडी में आग लग गई, तो आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगा, उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट लगा दूंगा या फिर कोई बड़ा कपड़ा, चादर वगैरह उसको लपेट दूंगा। दिस कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर, उससे एयर की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। जैसे हमने कैंडल की सप्लाई कट ऑफ की ना, सिमिलरली उस आदमी की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी। कुछ सेकंड जलेगा, उसके बाद वो सप्लाई रुक जाएगी एंड द फायर गेट एक्सटिंग्विश, और आग बुझ जाएगी। फैसिनेटिंग फैक्ट्स में बता रहा है बेटा फायर फ्लाइज के बारे में। फायर फ्लाइज देखे हैं? कई बार शाम में बिल्कुल कंप्लीट डार्क हो रखा है तब आपको फायर फ्लाइज दिखाई देंगे। आजकल के बच्चे क्या करें, शहर में रह रहे हैं, शहर में आसपास कोई पेड़ पौधे ही नहीं है, उनको फायर फ्लाइज बहुत कम देखने को मिलते हैं बेटा। हमने अपने बचपन में देखे थे। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे मच्छर, मक्खी टाइप मान लीजिए आप, मक्खी टाइप के कुछ सबसे ये अपने एनिमल्स बोल दीजिए, फ्लाइज बोल दीजिए, फ्लाइज रहती हैं जिन्हें हम फायर फ्लाइज बोलते हैं। इनके अंदर क्या है, ऑटोमेटिकली लाइट प्रोड्यूस करते हैं एंड देयर लाइट इज प्रोड्यूस्ड बाय ए केमिकल चेंज। उनकी बॉडी में केमिकल चेंज होगा जिससे कि लाइट प्रोड्यूस होगी। दिस टाइप ऑफ लाइट प्रोडक्शन, ऐसा टाइप का वो लाइट प्रोडक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व नहीं है, इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं होती, विदाउट हीट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म के अंदर, इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। बायो मीन्स जहां लाइफ है, जहां लाइफ है, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में चमक पैदा हो रही है, तो लाइफ में लुमिनेसेंस हो रहा है। वही उन्हीं को फायर फ्लाइज का केस बताया आपको। नेक्स्ट, अब हमने देखा कि एयर कंपल्सरी है, तो क्या सिर्फ और सिर्फ एयर कंपल्सरी है क्या आग जलाने के लिए? क्वेश्चन तो समझो। अभी यहां पूछ रहा है, इज द प्रेजेंस ऑफ एयर इनफ
क्या जलने के लिए सिर्फ एयर से काम चल जाएगा? क्या नहीं बेटा, सिर्फ एयर से काम नहीं चलेगा। इन्वेस्टिगेट करते हैं कैसे। सबसे पहले एक्टिविटी 5.6 में क्या किया बेटा, उसने एक पीस ऑफ पेपर लिया और उसमें सीधा माचिस से आग लगा दी, सीधा माचिस से आग लगा ली। दूसरे केस में उसने क्या किया, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लिया। अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास नहीं है तो आपके घर में किसी के पास रीडिंग लेंसेज है। रीडिंग लेंसेज कौन से? ग्लास, जो चश्मा यूज करते हैं। वो बंदा जो सिर्फ नज़दीक का पढ़ने के लिए यूज़ करता है, दूर वाला नहीं। जैसे मैं पूरा दिन यूज़ करता हूँ तो इसके अंदर कनकेव लेंस होगा, लेकिन आपको कौन सा लेंस चाहिए? आपको चाहिए कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस किसके पास मिलेगा बेटा? आपके दादू जी वगैरह कोई होंगे ना घर में, जो सिर्फ पढ़ते वक्त यूज़ करते हैं। वो ग्लास भी आप यूज़ कर सकते हो। उस चश्मे का इस टाइप से सेटअप कर लीजिए, सूरज के सामने इसको फोकस बनाइए, इसका फोकस बनाइए एक छोटे से पॉइंट के ऊपर। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, ये देखो बेटा, उस पर्टिकुलर एक जगह पे थोड़ी देर गर्म हुआ, कंसंट्रेट किया मैंने सनलाइट को, तो उसमें आग लग जाएगी। वही बता रहा है, फोकसिंग सन रेज ऑन द पेपर हीट्स इट, द टेम्परेचर ऑफ द पेपर इंक्रीजेज विद टाइम, टाइम के साथ उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। आफ्टर सम टाइम द पेपर बिकम सो हॉट दैट इट स्टार्ट बर्निंग, उसके अंदर आग लग जाएगी। दिस मिनिमम टेम्परेचर, कीवर्ड है बेटा मिनिमम टेम्परेचर, जो सबसे कम टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर। उसी को इग्निशन टेम्परेचर, ये डेफिनेशन आ सकती है बेटा। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर वो मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें उस चीज के अंदर आग लग गई। तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें कोई भी आग लगाने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट। यहां देखो उसने एक फायर ट्रायंगल बनाया है बेटा, जिसमें कोई भी आग जलाने के लिए मुझे फ्यूल चाहिएगा, हीट चाहिएगी और ऑक्सीजन चाहिएगी। कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर इन द सेम प्रोसेस? हमने समझा फिजिकल चेंजेस अलग होते हैं, केमिकल अलग होते हैं। क्या एक ही चीज में दोनों मिल सकते हैं क्या? हाँ मिल सकते हैं। कैसे? यहां कैंडल को देखो बेटा, जब कैंडल जल रही है तब उसके अंदर फिजिकल चेंज भी होगा, केमिकल चेंज भी होगा। कैसे? द वैक्स ऑफ द कैंडल, यहां देखिए बेटा, जब कैंडल जल रही थी तो वैक्स ऑफ द कैंडल मेल्ट्स, मोम पिघल गया, इज कैरिड बाय द विक, उसको जो विक है ना उसके अंदर बत्ती, वो उसको ऊपर लेके जाती है, वैक्स को ऊपर लेके जाएगी। एंड इवोपरेशन ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम, और वही वैक्स इवोपरेट हो जाएगा बेटा, वही वैक्स इवोपरेट हो जाएगा ड्यू टू द हीट ऑफ द फ्लेम। द वेपर ऑफ वैक्स बर्न्स टू प्रोड्यूस अ फ्लेम, जो वैक्स के वेपर्स हैं वही आग लगाते हैं, प्रोड्यूस अ फ्लेम। द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, अब ये समझिए कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हैं। जो वैक्स मेल्ट हुआ, मेरा पिघल गया, मेरा मोम का पिघलना, इट्स सॉलिडिफिकेशन, या फिर थोड़ी देर बाद अगर उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं तो फिर से सॉलिडिफाई हो जाता है, उसका सॉलिडिफिकेशन। एंड इवोपरेशन, जो इवोपरेट हो रहा है, आर फिजिकल चेंजेस। ये कौन से कैटेगरी में आएंगे बेटा? फिजिकल चेंजेस की कैटेगरी में आएंगे। Whereas the burning of vapor on the other hand, जो वेपर्स जल गई वो कौन से चेंजेस हैं? वो केमिकल चेंजेस है। विद दिस हम ये समझ पा रहे हैं कि एक बर्निंग ऑफ कैंडल के थ्रू उसी के अंदर फिजिकल चेंज भी हो रहे हैं और केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं। यहां मिस्टर फैराडे के बारे में बता रहे हैं बेटा, फेमस साइंटिस्ट माइकल फैराडे थे। इन्होंने इसके ऊपर सीरीज लिखी, डिलीवर्ड अ सीरीज ऑफ लेक्चर। उन्होंने लेक्चर्स की एक सीरीज लिखी जिसे कहा जाता है केमिकल हिस्ट्री ऑफ ए कैंडल। उन्हें लगता था कि ये जो मोमबत्ती जल रही है, जो हमें बहुत इजी लगता है, इट्स अ वेरी टिपिकल, साइंस की लैंग्वेज में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर एक ही चीज़ में हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों देख पा रहे हैं, जिसके अंदर मेल्टिंग हो रहा है, वेपोराइजेशन हो रहा है एंड कंबशन हो रहा है। सभी चीज़ें एक ही उसमें हो रही है। इसीलिए सोचो कैंडल के ऊपर उन्होंने पूरा एक सीरीज बनाई थी। आर चेंजेस परमानेंट, जो चेंजेस हुए क्या वो परमानेंट है क्या, या फिर से वो बन सकता है? याद करो हमने क्या देखा था, हमने बैलून के केस में देखा, मैंने उसमें हवा भरी और थोड़ी देर बाद हवा निकाल दी, वो फिर से बैलून बन गया, वो फिर से बैलून बन गया। तो वो कैसा चेंज हो गया बेटा? वो ऐसा चेंज हो गया जो फिर से अपने ओरिजिनल उसमें आ गया। लाइक एज उसे बोला गया है यहाँ रिवर्सिबल चेंजेस। वही बता रहा है, यहाँ हमें कुछ केस दे रखे हैं, जैसे इस एक्टिविटी के थ्रू हमें समझा रखा है, कैन चेंजेस बी रिवर्स, क्या चेंजेस को मैं रिवर्स कर सकता हूँ क्या? मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, आइस क्यूब थी, पिघल गई, पानी बन गई, पानी के बनने के बाद क्या मैं उसको फिर से आइस बना सकता हूँ क्या? हाँ सर, मैं फ्रिज में रख दूंगा और उसे फिर से आइस बना दूंगा। सिमिलरली वेजिटेबल को मैंने चॉप किया,
वेजिटेबल को काट दिया, क्या फिर से पूरी गाजर या मूली पूरी तैयार हो जाएगी? क्या नहीं सर, नहीं हो पाएगी। बॉइलिंग वाटर जो बॉयल हुआ क्या वेपर्स में कन्वर्ट हो गया, क्या फिर से पानी बन जाएगा? क्या हाँ सर, मैं उसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगा और ढक्कन के ऊपर देखा होगा आपने छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, वो पानी ही तो है, अगर उसको ढक के रखूंगा थोड़ी देर बाद फिर से पानी बन जाएगा। तो इट्स ऑल्सो यस। मेकिंग पॉपकॉर्न, कॉर्न से मैंने पॉपकॉर्न बना लिया, मक्का से मैंने पॉपकॉर्न बना लिया, क्या उसको फिर से मक्का बना पाऊंगा? क्या नहीं बना पाऊंगा। अब वही उसकी डेफिनेशन बता रहा है, रिटर्निंग टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट, फिर से रिटर्न कर देना, फिर से वही चीज बना देना या वो सब्सटेंस बना देना विद विच वी स्टार्टेड, जिससे हमने शुरू किया वही चीज बना दी। दैट चेंजेस आर नोन एज रिवर्स चेंजेस। वेयरएज अगर मैं फिर से वही चीज नहीं बना पाऊं, तो जैसे चॉपिंग ऑफ वेजिटेबल्स वगैरह का एग्जांपल बता रहा है, उन्हें हम क्या कहेंगे? इरिवर्सिबल चेंजेस। दे आर नोन एज इरिवर्सिबल चेंजेस। आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? जितने भी चेंजेस हो रहे हैं फिजिकल केमिकल, डिजायरेबल है क्या? मुझे अच्छे लगते हैं क्या? डिजायर से बना है डिजायरेबल, क्या वो सही है क्या? मैनी यूजफुल चेंजेस हैपन इन आवर डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल द चेंजिंग ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध से दही बन गया, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट पक गया, कटिंग ऑफ फ्रूट्स एंड कुकिंग ऑफ फूड्स, ऑल दीज चेंजेस आर डिजायरेबल चेंजेस। ऐसे चेंजेस जिन्हें मैं चाहता हूं कि हो जाएं, लेकिन कुछ अनडिजायरेबल भी होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल भी होंगे जो उसका उल्टा, सच एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरे साइकिल पे जंग लग जाए, चाहूंगा क्या? नहीं। या फिर डिके ऑफ फूड, मैंने सब्जी रखी, मैं सोच रहा हूं कि अगले दिन मुझे एज इट इज सब्जी मिल जाए, नहीं मिलेगी, क्यों? कि वो खराब हो गई। तो वो ऐसे चेंजेस क्या है बेटा? अनडिजायरेबल चेंजेस हैं। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं, ए चेंज दैट इज अनडिजायरेबल इन सम सिचुएशन, कुछ सिचुएशन में अनडिजायरेबल हैं, मे बी डिजायरेबल इन अदर सिचुएशन। वही चेंज बहुत बार मुझे डिजायरेबल भी लगेगा। सर ऐसा कैसे? एग्जाम्पल के लिए, जैसे अभी हमने पढ़ा डीकम्पोजिशन ऑफ फूड, फूड का खराब होना, स्टेल होना इज अनडिजायरेबल चेंज। लेकिन वही डीकम्पोजिशन, अब खाना खराब तो हो ही गया है, मैंने उसको कचरे में डाल दिया, अब वो अच्छे से डीकम्पोज हो जाए तो वेस्ट खत्म हो गया। वही चीज बता रहा है बेटा, तो वो फूड वेस्ट हमारा कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जिस चेंज को हम अनडिजायरेबल बोल रहे थे, अब वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो गया, इट मीन्स दैट इज डिजायरेबल चेंज। तो देख रहे हो ना, एक ही में दोनों आगे। सम स्लो नेचुरल चेंजेस, कुछ धीरे धीरे चेंजेस होते हैं नेचुरल चेंजेस, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक्स का टूटना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटना। हैव यू सीन हीप्स ऑफ सैंड, सॉइल एंड स्टोन लाइंग एट द बेस ऑफ द माउंटेन एज शोन इन फिगर? इधर देखो बेटा, यहां देखो, ये पहाड़ है, पहाड़ के नीचे में इस जगह पे आपको बहुत सा सैंड दिखाई दे रहा है, बहुत सा सैंड दिखाई दे रहा है। ये सैंड कैसे आ गया बेटा? दिस इज बिकॉज ऑफ वेदरिंग। जो यहाँ पत्थर थे, स्टोन्स थे, रॉक्स थे, वो धीरे धीरे यहाँ टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट्स में यहाँ सैंड वगैरह में डिकम्पोज हो गए। दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्स, इन्हीं को सेडिमेंट्स बोला गया है। Formed by the physical changes that break up large rocks into the smaller pieces, बड़ी बड़ी चट्टानों को छोटे छोटे पीस में तोड़ दिया है, वो क्या बन गए? सेडिमेंट्स बन गए। वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन द वाटर कैन ऑल्सो रिएक्ट विद द रॉक्स एंड कॉज केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस हमने यहाँ पढ़े, अभी वही इसी के साथ में ही केमिकल चेंजेस बता रहा है कि पानी या फिर कुछ केमिकल जो कि पानी में प्रेजेंट थे, वो रिएक्ट किए रॉक्स के साथ एंड कैन कॉज केमिकल चेंजेस। यहां देखो बेटा, रेड कलर का दिखाई दे रहा है, यहां इसके बीच में देखो ध्यान से। एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए केमिकल चेंज इज शोन इन फिगर। यहां क्या हुआ बेटा? ओरिजिनली ब्लैक कलर रॉक कॉल्ड बेसॉल्ट, जिसे हम बेसॉल्ट बोलते हैं, विच कंटेन्स आयरन। बेसॉल्ट में क्या रहेगा बेटा? आयरन। वो केमिकल चेंज हो गया टू प्रोड्यूस ए रेड कलर लेयर, यहाँ रेड कलर की एक लेयर बना दी। द रेड कलर इज अ रिजल्ट ऑफ द आयरन ऑक्साइड, जो जंग लगता है ना ब्राउन वाला, रेड ब्राउन, वही आयरन ऑक्साइड बना दिया। प्रोड्यूस व्हेन द रॉक सरफेस वाज एक्सपोज फॉर ए लॉन्ग टाइम टू द वाटर, वाटर के साथ एक्सपोज किया और इस टाइप से उसने बना दी। दीज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन रॉक्स are collectively called weathering, which eventually leads to the formation of soil, जिससे हमारी मिट्टी बनती है लास्ट में। पता चला मिट्टी कैसे बनती है? उससे लास्ट में फिर मिट्टी बन जाएगी। नेक्स्ट इज इरोजन। इरोजन में क्या है बेटा? हिंदी में बोलते हैं अपर्दन। अपर्दन मीन्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाना। हैव यू नोटिस फाइन सैंड कलेक्टिंग ऑन रिवर बेड्स और इन लेक्स?
आपने देखा होगा बेटा लेक के अंदर या फिर रिवर बेड में छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स, दिस सैंड इज फॉर्म व्हेन रॉक पेबल्स, रॉक के पत्थर, सॉयल या फिर सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्सेस। जो पत्थर हैं वो छोटे छोटे पार्ट में टूट गए और नेचुरल तरीकों से नदी के थ्रू नीचे की तरफ जा रहे हैं, विंड के थ्रू। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इरोजन। इसी को इरोजन का अपरदन बोलते हैं बेटा। सॉइल इरोजन बोल दो, वाटर इरोजन इस टाइप से बोल सकते हैं। व्हेन द स्पीड ऑफ द वाटर और विंड डिक्रीजेस, अब ऊपर से नदी लेके आ रही थी पहाड़ से, फिर एक लेवल पे पहुंच गई। जब लेवल पे पहुंच गई तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, वही बता रहा है। जब पानी की हवा की स्पीड कम हो जाएगी, सच एज इन द ओशन और ए लेक, द मटेरियल ट्रांसपोर्टेड, जो सामान वो लेके आई है ड्यूरिंग इरोजन सेटल डाउन, वो वहीं सेटल डाउन हो जाएगा, वहीं रुक जाएगा। एट द बॉटम दीज सेडिमेंट्स हार्डन ओवर टाइम एंड बिकम्स न्यू रॉक्स। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा बेटा, जो सेडिमेंट्स आए वो जमते चले गए, जमते चले गए, जमते चले गए, एक दूसरे के ऊपर लेयर बनती चली गई और उन्होंने नई रॉक्स बना दी, जिसे हम सेडिमेंट्स रॉक्स भी बोलते हैं। पहले भी वो रॉक्स थे, जब पहाड़ के ऊपर थे तब भी रॉक्स थे, धीरे धीरे नीचे आए, सेटल डाउन हो गए, मिट्टी में कन्वर्ट हुए, और जब फिर से मिट्टी सेडिमेंट्स बनी, सारा सेटअप हुआ, सेडिमेंट्स लेयर 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 बनती चली गई, लास्ट में फिर से नए रॉक्स बन गए। इसके साथ यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो रहा है बेटा। मैंने एक आपके लिए फिजिकल और केमिकल चेंजेस के जिस्ट बना दिया है, पूरे चैप्टर का निचोड़ बना दिया है। कैसे? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज दो डिफरेंस बनाए हैं। डेफिनेशन क्या रहेगी? ए चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, कीवर्ड है बेटा, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनेगा। केमिकल चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा टाइप के सब्सटेंस बनेंगे, नए सब्सटेंस बनेंगे। तो मेन ध्यान रखना, जैसे ही आग लगाई किसी चीज़ को, आग लगाने के बाद, जलने के बाद वो राख बन गई, तो फिर से वापस नहीं बन पाएगा ना, वही चीज़ बता रहा है। नेचर ऑफ चेंज, चेंज कैसा है? यूजुअली टेम्परेरी है। टेम्परेरी है तो वापस रिवर्सिबल हो पाएगा, इसीलिए वो रिवर्सिबल है। लेकिन केमिकल चेंज यूजुअली परमानेंट है एंड इरिवर्सिबल है। यहाँ यूजुअली वर्ड बहुत मैटर करेगा बेटा। जब हम इसको डीपली समझेंगे ना, डीपली समझेंगे तो यूजुअली क्यों? क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि ये फिजिकल चेंज है, होगा केमिकल, इसीलिए ये यूजुअली वर्ड उसने ऐड किया है। चेंज इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में क्या चेंज आएंगे? ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी। कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होगी बेटा? फिजिकल। क्यों सर? चेंज भी तो फिजिकल ही है ना। ये देखो, फिजिकल नाम ही यहीं से बना है, सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? शेप, साइज, स्टेट एंड अपीयरेंस। लेकिन केमिकल में दोनों चेंज आएंगे। सिर्फ वहां केमिकल चेंजेस मत लिख के आ जाना, सिर्फ वहां केमिकल चेंजेस मत लिख के आना, आपको फिजिकल भी ऐड करना पड़ेगा। बहुत चेंजेस होंगे इसके अंदर। एनर्जी इन्वॉल्व, जनरली लिटिल और नो एनर्जी अब्सॉर्ब और रिलीज। नॉर्मल केसेस में आपको देखोगे ना तो आपको हीट देनी पड़ेगी ना हीट निकलेगी, लेकिन ऑफन अकम्पेन्ड बाय अब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। या तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी निकलेगी। जैसे यहाँ देख पा रहे हो, एनर्जी किस फॉर्म में? हीट, लाइट, साउंड, गैस, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ फायर, आइस, बर्फ का पिघलना, या फिर टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर का फटना। केमिकल चेंजेस में क्या आएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन एंड बर्निंग ऑफ वुड। इसके साथ आपका चैप्टर खत्म होता है। आपको मजा आया हो, यही सीरीज कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि डिटेल में कराऊं तो वो भी कमेंट बताइएगा कि अगर आपको डिटेल में चाहिए तो हम पूरी सीरीज डिटेल भी बना सकते हैं। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।